टाइटैनोबोआ। दोस्तों, इस नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। जी हाँ, यह सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप था, जो पाइथन, एनाकोंडा, कोबरा जैसे सांपों का भी बाप था। दोस्तों, अगर आज के टाइम पे हम सबसे विशालकाय सांपों की बात करें तो हमारे जहन में पाइथन, एनाकोंडा की ही इमेज आती है, क्योंकि शायद आप और हम में से कई लोग नहीं जानते हैं कि आज से लाखों साल पहले हमारी धरती पर इतने विशालकाय सांप मौजूद थे, जिनके आगे आज मौजूद सांप की प्रजातियां बेहद छोटी नजर आती हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में सुनकर शायद आप दंग रह जाएंगे और इनके शिकार करने के अनोखे तरीके को ही आजकल के ये बड़े कहलाने वाले सांप फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो दुनिया के सबसे बड़े रह चुके सांप के ऊपर केंद्रित है, जिसमें हम आपको इस धरती पर टाइटैनोबोआ सांप की उत्पत्ति के साथ साथ उसके विनाश की कहानी भी बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह अपने बड़े आकार की वजह से यह सांप अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेता था। तो दोस्तों, टाइटैनोबोआ के साथ आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। टाइटैनोबोआ की उत्पत्ति। डायनासोर के अंत के साथ ही हमारी पृथ्वी पर मैमल्स और सरीसृप वर्ग के जंतुओं ने अपनी कई प्रजातियों का विकास करना शुरू कर दिया था। यह समय था आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले का, जब विभिन्न प्रजातियां अपने अस्तित्व को बढ़ाने में लगी थीं। इन्हीं प्रजातियों में शामिल टाइटैनोबोआ भी अस्तित्व में आए थे। सांपों की यह प्रजाति बोआ प्रजातियों से संबंध रखती थी। ये प्रजातियां अधिकतर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं और इस प्रजाति के सांप बिना जहर वाले और आकार में बेहद बड़े होते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आज के समय में मौजूद अजगर या पाइथन के ही पूर्वज रहे थे। टाइटैनोबोआ प्रजाति का विकास काल। अब वैज्ञानिकों की माने तो इस प्रजाति के सांपों ने धरती पर डायनासोर के अंत के बाद से ही इस धरती पर राज करना शुरू कर दिया था। ये लगभग 600 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे और लगभग 50 सालों तक इनका इस धरती पर आतंक रहा, क्योंकि उस समय डायनासोर का अंत हो चुका था और उन्हें डायनासोर जैसे खतरनाक जीवों का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए पृथ्वी के जंगलों पर राज करने में सांपों की ये प्रजाति उस समय काफी आगे रही। इनके इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन एपोक कहा जाता है। टाइटैनोबोआ का रिहायशी इलाका। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा एनाकोंडा का पूर्वज होने की वजह से टाइटैनोबोआ का रहने का स्थान आज से करोड़ों साल पहले वही जगह बताई गई है जहां आज के समय में एनाकोंडा सबसे अधिक तादाद में पाए जाते हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का वो जंगल जहां इस समय एनाकोंडा और उससे रिलेटेड कई सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं जंगलों में कभी टाइटैनोबोआ का राज हुआ करता था। अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले अमेज़न जंगल, जहां सभी प्रकार के जानवरों की प्रजातियां निवास करती हैं, आज से करोड़ों साल पहले उसी जगह पर टाइटैनोबोआ सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती थीं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित प्रजाति। दोस्तों, हमारा विज्ञान बिना साक्ष्यों के कोई भी राय या तथ्यों को प्रमाणित नहीं करता है। इस टाइटैनोबोआ नामक सांपों की प्रजाति को वैज्ञानिकों द्वारा खोज और रिसर्च के परिणाम स्वरूप ही प्रमाणित किया गया है। कहा गया है कि आज से करोड़ों साल पहले इस प्रजाति के विशालकाय सांप साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। साल 2009 में उत्तर पश्चिम कोलंबिया में सैरीजोन फॉर्मेशन में कोयले की खानों में खुदाई के दौरान पाए गए जीवाश्मों की फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि ये किसी बड़े मगरमच्छ जैसे जीव के जीवाश्म हैं। शुरुआती जांच में इसे मगरमच्छ के ही जीवाश्म मान लिया गया, लेकिन लगातार मिलने वाले इसके और जीवाश्मों के द्वारा उन्हें बाद में एक विशालकाय सांप के जीवाश्म प्रमाणित किया गया। बेहद विशाल टाइटैनोबोआ। दोस्तों, टाइटैनोबोआ के विशालकाय शरीर के कोल माइन में मिले जीवाश्म के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रजाति के सांप लगभग 13 मीटर लंबे हुए होंगे, यानी कि 43 फीट लंबे, जो आज के एनाकोंडा की लंबाई के दुगने से भी ज्यादा है। आज तक दुनिया में सबसे लंबा एनाकोंडा 29 फीट का पाया गया है, वरना आमतौर से एनाकोंडा 15 से 20 फीट की लंबाई के ही पाए जाते हैं। और इनकी चौड़ाई के बारे में जानकर आप काफी हैरान होंगे, क्योंकि इन सांपों के शरीर का व्यास लगभग 3 फीट का होता था और इनका वजन 1135 किलो के आसपास का हुआ करता था, जो आजकल मौजूद एनाकोंडा के वजन का लगभग 4 से 5 गुना है। और वैसे वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि शायद ये सांप कोल माइन में मिले इस जीवाश्म से भी ज्यादा बड़े आकार के होते होंगे, क्योंकि सांपों के जीवाश्म का पाया जाना एक मुश्किल काम होता है। हो सकता है इससे बड़े आकार के जीवाश्म हमें अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं।
अनोखा शिकारी टाइटेनोबोआ। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि टाइटेनोबोआ सांप बोआ प्रजाति से संबंधित था। आज मौजूद एनाकोंडा भी इसी से संबंध रखते हैं। इस सांप की प्रजाति जहरीली नहीं होती है। ये अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अलग तरह के पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने शिकार को डसते नहीं थे, बल्कि अपने जबड़े में पकड़कर निगल लेते थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये शिकारी सांप अपना शिकार करने के लिए किसी पेड़ की शाखाओं में या पानी के अंदर खुद को छुपा लेते थे और अपने शिकार के नजदीक आने पर उसके ऊपर कुछ ही सेकंड में झपट जाते थे। और शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करता था इनका विशाल जबड़ा और जबड़े में मौजूद पीछे के दांत। शिकार को जबड़े में मजबूती से पकड़ने के बाद ही ये उसको बुरी तरह जकड़ लिया करते थे। शिकार के ऊपर टाइटेनोबोआ का लगने वाला ये दबाव लगभग 400 psi के बराबर होता था। इन सांपों द्वारा अपने शिकार को उस समय तक शिकंजे में पकड़े रखा जाता था जब तक कि दम घुटने से उसकी मौत नहीं हो जाती थी। शिकार की सांसें रुकते ही ये टाइटेनोबोआ एक ही बार में उस शिकार को साबुत पूरा का पूरा निगल लेते थे। आज मौजूद अजगर और बोआ प्रजाति के सभी सांप शिकार करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। टाइटेनोबोआ का पानी से लगाव। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा टाइटेनोबोआ के जीवाश्मों से प्राप्त साइज को देखते हुए ये भी बताया गया है कि यकीनन इस प्रजाति के सांपों को जमीन पर रेंगने में काफी दिक्कतें आती होंगी, जिस वजह से इन सांपों द्वारा पृथ्वी की सतह पर कम और दलदल या पानी की जगह पर अधिक समय बिताया जाता था। इन सांपों के शरीर का बड़ा आकार और भारी वजन इन्हें पृथ्वी पर रेंगने और पेड़ों पर चढ़ने में आड़े आता था, जिस वजह से इनका अधिकतर समय पानी में पड़े रहकर बीतता था और ये वहीं रहकर ज्यादातर अपना शिकार करते थे। टाइटेनोबोआ का वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी यही विशेषताएं पाई जाती हैं। सांपों की यह प्रजाति भी जमीन से ज्यादा पानी में रहकर अपना ज्यादा समय बिताती है। टाइटेनोबोआ की डाइट। दोस्तों, जैसा कि नॉर्मली होता है, विशालकाय जानवरों की डाइट भी उन्हीं के हिसाब से होती है। अब इसी तरह टाइटेनोबोआ की डाइट भी उसकी विशाल बॉडी के हिसाब से ही थी। जैसा कि हमने आपसे कहा कि वो अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर बिताते थे, जिस वजह से ये अपने खाने में बड़ी मछलियां, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल और कछुओं जैसे जीवों को खाया करते थे। टाइटेनोबोआ के विशालकाय होने का कारण। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लड क्रिएचर्स ही थे। टाइटेनोबोआ भी इन्हीं क्रिएचर्स में शामिल था जो कोल्ड ब्लडेड थे। असल में कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स हम इंसानों की तरह अपने शरीर के टेम्परेचर या तापमान को वातावरण के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं। यानी कि अगर वातावरण में तापमान अधिक है तो इन क्रिएचर्स की बॉडी का तापमान भी बढ़ जाता है, और अगर वातावरण में तापमान गिरा हुआ है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इस तरह धरती के उन भागों में जहां का तापमान अधिक पाया जाता है, इन क्रिएचर्स का ज्यादा एक्टिव और बड़े आकार का होना पाया जाता है। उसी तरह कम तापमान की ओर बढ़ने पर इन क्रिएचर्स के साइज में भी धीरे धीरे कमी होने लगती है। अगर हम धरती के ग्लोब को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इक्वेटर के आसपास के एरिया में ज्यादातर बड़े और कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर रहते हैं, जिनका आकार और जगहों के क्रिएचर के मुकाबले काफी बड़ा होता है, जबकि इक्वेटर से दूर पोल साइड पर जाने पर वहां का तापमान कम होने लगता है और वहां पाए जाने वाले क्रिएचर या जीव साइज में भी छोटे होने लगते हैं। आज से 600 करोड़ साल पहले जब धरती से एस्ट्रॉइड का टकराव हुआ था, उस समय हमारी पृथ्वी का तापमान इस टकराव की वजह से काफी बढ़ गया था, जो वर्तमान तापमान से लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स के लिए बहुत अनुकूल था, जिस वजह से ये रेप्टाइल बहुत ही तेजी से बड़े आकार में विकसित हुए थे। टाइटेनोबोआ भी अमेरिका के उन जगहों में विकसित हुए जहां से इक्वेटर लाइन होकर गुजरती थी। उस समय अमेरिका में मौजूद अमेज़न जंगल का तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच हुआ करता था, जो टाइटेनोबोआ जैसी प्रजाति के लिए बहुत ही अनुकूल था। इसी वजह से शायद सांप की ये प्रजाति ग्रो करते करते इतने बड़े आकार में पहुंच गई थी। टाइटेनोबोआ का अंत। दोस्तों, टाइटेनोबोआ के विशालकाय शरीर और शिकार करने की तकनीकों के आधार पर उसका किसी जानवर का खुद शिकार बनना तो मुमकिन नहीं था। फिर कैसे इतना बड़ा सांप और उसकी प्रजाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई? इसका जवाब भी दोस्तों हम अपनी इसी वीडियो में देंगे। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर होने वाले वातावरणीय परिवर्तनों के चलते जब हमारी धरती ठंडी होने लगी थी, तब सबसे ज्यादा परेशानी में यही टाइटेनोबोआ की प्रजाति आई थी। जमी हुई धरती पर बढ़ती ठंड से इस सांप का अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था।
अब दोस्तों ये जो बात हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो विलुप्त हो चुकी इन विशालकाय प्रजातियों के दोबारा से इस धरती पर लौटने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है, ऐसे में इन क्रिएचर्स का जन्म लेना या मौजूद क्रिएचर्स का ही अपने आकारों में वृद्धि कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।